हाय गाइस, सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद छोटू भैया पे। तो आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड मैट्रिक यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? साइंस पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले साइंस तो पढ़ाएंगे ही। इससे पहले एक बात आप लोग को बता देते हैं कि सभी बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 10th में हैं और वह चाह रहे हैं कि 2025 में मेरा भी कितना आए, 400 450 प्लस आए। मेरा भी कितना आए, 450 प्लस आए। तो आप लोग के लिए मैं एक बैच लॉन्च किया हूँ, जिस बैच का नाम क्या है, मिशन 450 प्लस बैच। बैच का नाम क्या है, मिशन 450 प्लस बैच। जो आपके मिशन को कंप्लीट करेगा, जो आप मिशन बनाए हुए हैं 2025 में कि मेरा भी कितना आए, 450 प्लस आए, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम एक बैच लॉन्च किए हैं, जिस बैच का नाम क्या है, मिशन 450 प्लस बैच। तो इस बैच में आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक का सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी, सभी विषय की तैयारी कराई जाएगी इस पर। वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, इसके साथ साथ और बेनिफिट आप लोग को क्या मिल रहा है कि इसका लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, दोनों का पीडीएफ भी आप लोग को दिया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। अगर आप लोग को यह पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरा टेलीग्राम चैनल, जो चैनल का नाम है मिशन 450 प्लस बैच, मिशन 450 प्लस बैच, वही मेरा टेलीग्राम चैनल है। जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी क्लास अभी तक होगी और आज वाला जो साइंस का भी क्लास होगी उसका भी पीडीएफ हम कहाँ डालेंगे, तो हम डालेंगे आप लोग का जो बैच का नाम है वह बैच पे डालेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। जो बैच का नाम क्या है, मिशन 450 प्लस बैच। तो चलिए उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊँगा, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाऊँगा साइंस। क्या पढ़ाऊँगा? साइंस। आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाऊँगा? साइंस यानी कि विज्ञान पढ़ाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास क्या है? साइंस है। चलिए, तो सबसे पहले जो बेसिक बात होती है पहले उसको समझ लेते हैं। पहला बेसिक बात क्या है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइंस पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस पढ़ रहे हैं। हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं और साइंस के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वह साइंस को अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए साइंस को कितने भाग में बाँटा था? तो 3 भाग में। जिसका पहला भाग क्या होता है? तो फिजिक्स। जिसका पहला भाग क्या होता है? फिजिक्स। और दूसरा भाग क्या होता है? केमिस्ट्री। और तीसरा भाग क्या होता है? बायोलॉजी। याद रखिएगा, जब साइंस को ऐसे तो लगभग हम लोग जो 5 से लेके 5 से लेके लगभग 8 तक जो बुक पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें साइंस को एक भाग में ही यानी कि एक ही बुक में हम लोग को पढ़ाया जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग 9th में जाते हैं और 10th में जाते हैं, यह साइंस को कितने बुक में डिवाइड कर देता है? तो यह साइंस को 3 बुक में डिवाइड कर देता है। फर्स्ट बुक का नाम क्या होता है? फिजिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी। याद रखिएगा, फिजिक्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिकी। दूसरा क्या होता है? केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। जिसको क्या बोलते हैं? तो जिसको रसायन शास्त्र बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? रसायन शास्त्र। उसके बाद तीसरा क्या होता है? बायोलॉजी। क्या होता है? बायोलॉजी। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। पहला बात तो हम आप लोग को बतला रहे हैं कि साइंस को कितने भाग में बांटा गया है, तो साइंस को यानी कि विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया हुआ है। पहला भाग क्या है? फिजिक्स। दूसरा भाग है केमिस्ट्री। तीसरा भाग है बायोलॉजी। कोई दिक्कत? उसके बाद चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। अब देखो कि साइंस को तो 3 भाग में बांटा गया है, आगे हम लोग को देखते हैं क्या पढ़ना है। अब देखो, पहला बात हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि साइंस को 3 भाग में बांटा गया हुआ है। साइंस को 3 भाग में बांटा गया हुआ है, इसमें था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे, आज हम लोग का जो क्लास होगा वह क्लास होगा फिजिक्स का। किसका क्लास होगा? तो फिजिक्स का आज हम लोग क्लास करेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास इसके बाद आएगा। अभी जो हम लोग क्लास करेंगे, किसका क्लास करेंगे? फिजिक्स का। और वो भी क्लास किसका? क्लास का, तो क्लास 10th का। याद रखिएगा, क्लास 10th का फिजिक्स का आज हम लोग क्लास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स में आप लोग को क्लास 10th में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो चलो सबसे पहले समझते हैं। अब देखो कि सबसे पहली बात आ रही है कि तो पहले तो हम पढ़ें कि साइंस को 3 भाग में बांटा गया हुआ है।
3 भाग में से फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और बायो था, जिसमें से आज हम लोग क्लास किसका करेंगे, तो फिजिक्स का। तो पहला बात तो हम लोग को क्लास 10th में फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला बात तो क्लास 10th में आप लोग को लगभग 6 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 6 चैप्टर। जिसमें से पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो प्रकाश के परावर्तन। पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश के परावर्तन। उसके बाद दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन। तीसरा चैप्टर का नाम मानव नेत्र। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र। और उसके बाद चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। पंचमा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद है ऊर्जा के स्रोत। याद रखिएगा कि आप लोग को क्लास 10th में फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं, तो कुल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। इसका पहला चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश के परावर्तन। उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन। उसके बाद मानव नेत्र। उसके बाद विद्युत धारा। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद ऊर्जा स्रोत। समझ रहे हैं। तो लगभग हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ेंगे, तो 6 चैप्टर। तो आज जो हम आप लोग को पढ़ाएंगे फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, यानी कि आज का जो क्लास होगा प्रकाश के परावर्तन। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात इसमें आ रही है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है, यानी कि मेन टॉपिक की बात कर रही है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो हम लोग साइंस को 3 भाग में पढ़े हैं कि 3 भाग में बांटा गया है, और उसके बाद हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और एक बात और बतलाएं कि फिजिक्स में कुल कितने चैप्टर हैं, तो 6 चैप्टर है। इसका पहला चैप्टर का आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो पहला बात इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला क्या पढ़ना है, प्रकाश और उसके स्रोत। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के बारे में, कि प्रकाश होता क्या है। और उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रकाश स्रोत, यानी कि प्रकाश हमें मिलता है किससे। समझ रहे हो। पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसका स्रोत। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, तो दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद पढ़ेंगे किरण और किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे, किरण और किरण पुंज। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश और उसके स्रोत। उसके बाद पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद पढ़ेंगे किरण और किरण पुंज। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन तथा इसके नियम को भी पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद प्रतिबिंब, यानी कि हम लोग जब ऐनक में खड़े होते हैं ऐनक के सामने, तो मेरा अंदर प्रतिबिंब बनता है हम लोग का। तब वह प्रतिबिंब के बारे में, कि वह प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। किसके बारे में, दर्पण के बारे में। दर्पण में भी तरह तरह के प्रकार के होते हैं, तो दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और इसके प्रकार के बारे में भी पढ़ेंगे। बहुत मजा आएगा क्लास में। लेकिन जो भी क्लास आप लोग कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िए। अगर हो सके तो साथ में कॉपी रखिए। साथ में क्या रखिए, कॉपी रखिए, ताकि जो भी चीज़ हम लिखवा रहे हैं उसको एक बार लिखिए। अभी के एक बात हम वादा करते हैं कि अगर जो चीज़ हम लिखवा रहे हैं उसको आप लोग लिख रहे हैं, कॉपी में नोट कर रहे हैं, तो 100% आप लोग को गारंटी है कि आप लोग का एक भी नंबर नहीं छूटेगा फिजिक्स से। याद रखिएगा। इसलिए बोलते हैं कि पढ़िए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको मन लगा कर पढ़िए, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा। अब देखो कि प्रकाश के परावर्तन होगा, दर्पण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह पारीपाटी। क्या पढ़ेंगे, चिन्ह पारीपाटी। उसके बाद पढ़ेंगे आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रकीर्णन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रकीर्णन। यानी कि लगभग इतना चैप्टर हम लोग, इतना टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, किसमें, तो प्रकाश के परावर्तन में। याद रखिएगा, इतना टॉपिक को हम लोग को कहाँ पढ़ना है, तो प्रकाश के परावर्तन में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं, तो प्रकाश और उसके स्रोत को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या आया कि प्रकाश। क्या आया, प्रकाश। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रकाश, यह क्या बोल रहा है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि यह डिफिनीशन में क्या बतला रहा है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश जो है वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं। आप लोग डिफिनीशन याद रखिएगा कि प्रकाश का डिफिनीशन क्या बोलेंगे हम लोग, तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई भी वस्तुओं को देखते हैं या देख पाते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं। क्या कर पाते हैं, तो देख पाते हैं। याद रखिएगा। तो चलिए अभी हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में, तो प्रकाश के बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है,
अगला टॉपिक है प्रकाश स्रोत। उसके बाद क्या है प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश स्रोत होता क्या है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी कि सीधा तौर पे याद रखिएगा, जिससे प्रकाश निकलेगा, जिससे प्रकाश निकलेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे में क्या हो गया सूर्य, क्योंकि सूर्य हमें प्रकाश देती है, तो ये भी क्या हो गया, सूर्य जो हो गया प्रकाश के स्रोत हो गया। उसके बाद लालटेन, लालटेन भी हमें प्रकाश देती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रकाश के स्रोत हो जाएगा। उसके बाद मोमबत्ती, मोमबत्ती भी तो हमें प्रकाश देती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रकाश के स्रोत। ये भी क्या हो जाएगा, प्रकाश के स्रोत। याद रखिएगा। तो पहला बात क्या बोला प्रकाश स्रोत में, कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। सीधा तौर पे याद रखिएगा, जो हमें प्रकाश देगा वह क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। इसको समझने के लिए एक और समझ सकते हैं कि प्रकाश स्रोत, जो हमें प्रकाश देगा वह प्रकाश स्रोत कहलाएगा। उसके बाद जो हमें ज्ञान देगा वह ज्ञान का स्रोत कहलाएगा। उसके बाद जो हमें पैसा देगा वह पैसा का स्रोत कहलाएगा। तो सीधा तौर पे कि इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि जो हमें प्रकाश देगा वह प्रकाश स्रोत कहलाएगा, जो ज्ञान देगा ज्ञान का स्रोत कहलाएगा, जो पैसा देगा वह पैसा का स्रोत कहलाएगा। तो आप सभी को मेरे अंदाज से लग रहा है कि आप लोग को समझ आ गया होगा कि प्रकाश स्रोत होता क्या है। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा या जो हमें प्रकाश देगा वह क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला क्या होता है कि पहला होता है प्राकृतिक। क्या होता है, पहला प्राकृतिक होता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, तो दूसरा मानव निर्मित होता है। याद रखिएगा कि प्रकाश स्रोत को कितने भाग में बांटा गया हुआ है, तो दो भाग में। पहला भाग कहलाता है प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत, उसके बाद दूसरा क्या कहलाता है, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। प्राकृतिक स्रोत उसको बोलेंगे वैसा जो प्रकाश के स्रोत जो प्राकृतिक रूप से हो, जिसे मानव ने नहीं बनाया है, तो वह कौन सा स्रोत कहलाएगा, प्राकृतिक स्रोत। और जिसको मानव ने बनाया है वह क्या कहलाएगा, मानव निर्मित स्रोत। लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वह सीधा तौर पे गलत है। इसका यहाँ पे लिखा गया हुआ है, इसका यहाँ पे लिखा गया है। यानी कि प्राकृतिक स्रोत वो होगा जो प्रकाश के स्रोत हमें प्राकृतिक रूप से मिल रहा है। तो यानी कि प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा प्रकाश के, तो सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। सूर्य क्या है, तो हमारे लिए प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। क्या है, प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत है। उसके बाद तारा, तारा भी क्या है हमारे लिए, तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो चंद्रमा होता है यह प्रकाश के स्रोत नहीं होता है, यह हमें प्रकाश नहीं देता है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। याद रखिएगा, चंद्रमा कभी भी हमें प्रकाश नहीं देती है, यह किससे चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। याद रखिएगा। पहला बात, क्या बात याद रखिएगा कि प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक, जैसे में सूर्य तारा, जैसे में सूर्य तारा। उसके बाद मानव निर्मित, तो वैसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया है, वैसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया है। तो बल्ब क्या है, मानव ने बनाया है, ये हमें प्रकाश देता है। तो जो हमें प्रकाश देगा वह प्रकाश के स्रोत होगा। यह बल्ब मनुष्य ने बनाया है, तो यह कौन सा प्रकाश का स्रोत है, तो मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत है। याद रखिएगा, वैसा प्रकाश के स्रोत जो मनुष्य ने बनाया है और वो हमें प्रकाश दे रहा है, तो वह मानव निर्मित हो जाएगा। वैसा प्रकाश के स्रोत जो हमें प्रकाश देती है लेकिन वह प्राकृतिक के रूप में होती है, तो वह क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक स्रोत। लेकिन यहाँ पे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, लालटेन हो गया, इसको मानव ने बनाया है, तो यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत। चलिए, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या आया, तो अगला टॉपिक हम लोग के लिए आया कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु, यानी कि हम लोग को पढ़ना है कि प्रदीप्त वस्तु किसे बोलते हैं और अप्रदीप्त वस्तु किसे बोलते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे में क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा। यानी कि याद रखेगा, प्रदीप्त वस्तु किसे बोलेंगे, वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे में क्या हो जाएगा, सूर्य और बल्ब। कि इसको आप लोग हम लोग देहाती भाषा में कैसे समझेंगे,
कि वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित यानी कि जो हमें प्रकाश देती है, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देती है, उत्सर्जित कहने का तात्पर्य है कि वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देती है वह क्या कहलाएगी? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी। वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती है वह क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देती है वह कहलाएगी प्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती है क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तु। किसी को दिक्कत है कि इसको हम लोग किताबी भाषा में कैसे याद कर लेंगे? तो वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य और बल्ब। अप्रदीप्त वस्तु में वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे टेबल। टेबल हमें प्रकाश देती है? नहीं देती है, तो यह क्या कहलाएगी? अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद कुर्सी, क्या कुर्सी हमें प्रकाश देती है? तो नहीं देती है, तो ये भी क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद पुस्तक, ये भी क्या कहलाएगा? अप्रदीप्त वस्तु। यह किताबी भाषा हो गया, लेकिन हम लोग अपने देहाती भाषा में कैसे याद करेंगे कि वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देती है प्रदीप्त वस्तु कहलाती है, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश नहीं देती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। तो हम लोग पढ़ चुके प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन। याद रखिएगा यह वीवीआई है। क्या है? वीवीआई है। देखिए इसको याद कर लीजिए क्योंकि यह सवाल हमेशा आता है। वीवीआई देखिए याद कर लीजिए इसको, प्रकाश के प्रकीर्णन को, क्योंकि यह सवाल हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और मेरे अंदाज से लग रहा है, यह अंदाज है, 100% हम गारंटी नहीं बोल रहे हैं, यह अंदाज है कि आप लोग को 2025 में पूछ सकता है कि प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं प्रकाश के। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है कि प्रकीर्णन, क्या बोल रहा है? प्रकीर्णन। तो इसको डिफिनीशन को हम लोग समझते हैं कि प्रकाश, क्या बोल रहा है? प्रकाश, जैसे सूर्य से आता प्रकाश, सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों, जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूलकणों, जैसे वायु के अणुओं या धूलकणों पर पड़ता है, वायु के अणुओं या धूलकणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, फिर उसे चारों ओर क्या करते हैं? विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकीर्णन कहा जाता है। तो चलिए इसको एक बार और हम समझते हैं क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि प्रकीर्णन, प्रकाश जैसे सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूलकणों पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है अपने में, फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, यानी कि फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकीर्णन कहा जाता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले कि हम लोग देहाती भाषा में इसको समझेंगे कैसे, कि अपना देहाती भाषा में इसको समझेंगे कैसे। तो क्या है कि ऊपर एक सूर्य है। क्या है? सूर्य है। अब क्या हो रहा है कि सूर्य से जो प्रकाश आ रही है, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है वह हमारे वायु यानी कि हवा, वायु यानी कि क्या होता है? वायु यानी कि हवा, जब वह हवा पे, हवा में जो उपस्थित धुलकन होता है, क्या होता है? धुलकन से जब वह टकराएगी या उसकी किरण जब धुलकन पे पड़ेगी, तो यह कुछ ऊर्जा क्या करेगा? अपने आप में अवशोषित करेगा। यानी कि सूर्य के प्रकाश से आता हुआ किरण वह जब धुलकन, वायु के धुलकन पे पड़ेगा, तो यह कुछ कुछ ऊर्जा को धुलकन क्या करेगा? अवशोषित करेगा, और बाकी अवशोषित करेगा और उसको एक साथ क्या करेगा? उसे चारों ओर विकृत कर देगा। क्या कर देगा? चारों ओर विकृत कर देगा, फैला देगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रकाश के प्रकीर्णन। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश की किरण। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण कहते किसे हैं? किसी प्रदीप्त पदार्थ से, किसी प्रदीप्त पदार्थ से, प्रदीप्त पदार्थ के बारे में तुरंत बतला है, जो हमें प्रकाश देगा, वैसा वस्तु जो हमें प्रकाश देगा उसको प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे या प्रदीप्त पदार्थ बोलेंगे। तो किसी प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, यानी कि कोई भी प्रदीप्त पदार्थ जो हमें प्रकाश देगा और वह प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। याद रखिएगा, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब देखिए अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? तो किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? किरण पुंज के बारे में। तो पहला क्या है कि किरण पुंज। अब देखो, किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं।
याद रखिएगा, जब किरण जैसे एक टॉर्च हम लोग बार रहे हैं तो टॉर्च से यह किरण निकल रहा है, अब किरणों के जो समूह हो जाएगा 3 4 यानी कि लाखों किरण जब एक साथ मिलेगा तो यह किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। याद रखिएगा कि किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का किरण पुंज। याद रखिएगा। और अब बात करेंगे इसके कि यह कितने प्रकार के होते हैं। तो यह किरण पुंज, पहला बात तो किरण पुंज, तो किरण पुंज किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। यह जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। याद रखिए, अगर कोई पूछेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा इस बात को। जिसमें जिसमें से पहला क्या नाम है, तो पहला का नाम है अपसारी किरणपुंज। क्या नाम है, अपसारी किरणपुंज। उसके बाद दूसरा का नाम क्या है, तो दूसरा का नाम है समांतर किरणपुंज। क्या नाम है, समांतर किरणपुंज। और उसके बाद 3 नंबर में है, उसका नाम क्या है, तो अभिसारी किरणपुंज। याद रखिएगा, पहला होता है अपसारी किरणपुंज, उसके बाद समांतर किरणपुंज, उसके बाद अभिसारी किरणपुंज। याद रखिएगा कि किरणपुंज को 3 भाग में बांटा गया है, इसमें से पहला है अपसारी किरणपुंज, उसके बाद समांतर किरणपुंज, उसके बाद अभिसारी किरणपुंज। सभी बच्चे बोलेंगे, जहां भी पढ़ रहे हैं सभी बच्चे उसको बोलेंगे, जो चीज को हम बतला रहे हैं उसको अपने आप में बोलेंगे। पहला हम बोले हैं कि किरण पुंज, सभी बच्चे बोलेंगे। जब आप लोग बोलिएगा तो आप लोग को याद होगा। बोलिए, समझ रहे, बोलिए, कोई भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उसको बोलिए। जैसे किरण पुंज बोले तो किरण पुंज क्या बोल रहे हैं कि किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जहां भी है आप लोग अपने जगह पे बोलना है कि किरण पुंज, किरणों के समूह को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह 3 प्रकार के होता है। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, उसके बाद समांतर किरण पुंज, उसके बाद क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज। याद रखिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी, ये तीनों के बारे में पढ़ते हैं आगे। इसमें से पहला क्या आया, तब पहला आया सबसे पहले कि अपसारी किरणपुंज। क्या है, अपसारी किरणपुंज। तो याद रखिएगा इसको, इसका डिफिनेशन क्या होता है कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसको हम लोग कौन सा किरणपुंज बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज। देखिए इसको हम लोग डायग्राम के रूप में भी समझा रहे हैं कि एक बिंदु से, जब एक बिंदु से निकल कर किरणपुंज फैलती चली जाती है तब वह कौन सा किरणपुंज होता है, तब वह कौन सा किरणपुंज होता है, तब वह अपसारी किरणपुंज होता है। याद रखिएगा, जब एक बिंदु से निकल कर किरणपुंज जब फैलती चली जाती है तो उसको कौन सा किरणपुंज बोलेंगे, तो उसको हम लोग अपसारी किरणपुंज बोलेंगे। याद रखिएगा, जब एक बिंदु से किरण फैलती चली जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरणपुंज। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा है समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती है। इस प्रकार की प्रकाश की किरणें एक दूसरे से, इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से क्या होती है, तो समांतर होती है। क्या होती है, समांतर, यानी कि समान अंतर में होती है। क्या होती है, समान अंतर में। याद रखिएगा, इस प्रकार की किरणपुंज क्या होती है, तो समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है। और पहला क्या पढ़े हैं, तो पहला अपसारी, इसमें से एक बिंदु से क्या होता है, तो एक बिंदु से फैलती चली जाती है। याद रखिएगा, इसमें एक बिंदु से फैलती चली जाती है। उसके बाद अगला लास्ट क्या था, अभिसारी किरणपुंज। क्या था, अभिसारी किरणपुंज। लास्ट में क्या है, अभिसारी किरणपुंज। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। याद रखिएगा कि अभिसारी किरणपुंज वह होता है कि इसमें और तरह तरह के किरण क्या होते हैं, एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, एक बिंदु पर आकर मिलते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला अपसारी में क्या था, कि अपसारी में यह था कि एक बिंदु से किरण क्या होती है, फैलती चली जाती है। एक बिंदु से किरण क्या होती है, फैलती चली जाती है। लेकिन अभिसारी में क्या होता है कि बहुत से किरणपुंज क्या एक बिंदु पे आकर मिलती है। किस बिंदु पे, तो एक बिंदु पर आकर मिलती है। याद रखिएगा कि अपसारी और अभिसारी में अंतर है। यह अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर मिलता है। याद रखिएगा कि अभिसारी में क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर मिलती है। लेकिन अपसारी जो फर्स्ट में हम लोग पढ़े हैं वह क्या होता है कि एक बिंदु से किरण फैलती चली जाती है। वैसे किरणपुंज को बोलेंगे हम लोग अपसारी किरणपुंज। एक बार फिर से देख लीजिए कि पहले था कि किरणपुंज 3 प्रकार के, तो फर्स्ट था अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज में एक बिंदु से फैलती चली जाती है। उसके बाद समांतर किरणपुंज में यह सभी समांतर होती है। क्या होती है, सभी समांतर होती है। उसके बाद क्या था, तो उसके बाद अभिसारी था। क्या था, अभिसारी। तो इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। कितने बिंदु पर आकर मिलती है, तो एक बिंदु पर आकर मिलती है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं।
अगला टॉपिक क्या है, पारदर्शी और अपारदर्शी। पारदर्शी और अपारदर्शी, तो पारदर्शी किसे बोलते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है क्या कहलाते हैं, तो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में क्या होगा, तो जैसे में होगा कांच, पानी, यह गलत है, कांच होगा, फिर पानी होगा, उसके बाद क्या होगा, हवा होगा। याद रखिएगा, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में कांच, पानी, हवा। याद रखिएगा ये क्या होते हैं, तो यह पारदर्शी होते हैं प्रकाश के। उसके बाद क्या होता है, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो वह अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे में लोहा, पत्थर यह अपने आप से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है। क्या, तो पहले पारदर्शी और अपारदर्शी समझ लिए कि जिससे वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से जाने देगा वह पारदर्शी कहलाएगा, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने से नहीं जाने देगा वह क्या कहलाएगा, अपारदर्शी। अब तीसरा क्या होता है, तो तीसरा एक होता है पारभासी। क्या होता है, पारभासी। तो पारभासी क्या होता है, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं। पारभासी पारभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में तेल लगा कागज, जैसे में क्या होता है, तेल लगा कागज। याद रखिएगा कि पहला पारदर्शी क्या था, पहला पारदर्शी जिससे प्रकाश पार कर जाए वह पारदर्शी कहलाएगा, जिससे प्रकाश पार नहीं करेगा अपारदर्शी कहलाएगा, और जिससे प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करेगा वह क्या कहलाएगा, पारभासी। जैसे में तेल लगा कागज। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आज लोग का टॉपिक नंबर 8 हम लोग का क्या है, प्रकाश के परावर्तन। अब टॉपिक क्या आ गया, प्रकाश के परावर्तन। क्या आ गया, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश के क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी कि सीधा तौर पे कि यहाँ पे यह सूर्य है और सूर्य यहाँ पे कोई वस्तु है, यानी कि समझ लीजिए कि एक दर्पण है। क्या है, एक दर्पण है, ऐनक है, यानी कि यह सूर्य के प्रकाश आ रही है और यह दर्पण से टकराने के बाद दूसरी तरफ चल जा रही है, तो यह क्या कहलाएगा, तो प्रकाश के परावर्तन। याद रखिएगा कि यह डिफिनीशन में क्या बोल रहा है कि प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, तो परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखो कि प्रकाश के परावर्तन का जो यह मेन टॉपिक है, इसको समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो कि इसमें क्या होता है कि इसमें एक दर्पण है, पहला जो सबसे नीचे है क्या है, एक दर्पण है। अब यहाँ से एक सूर्य के प्रकाश, यहाँ से एक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जिसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। एक सूर्य के प्रकाश आ रहा है, यानी कि सूर्य का किरण आ रहा है, जिस यानी कि सीधा तौर पे जो सूर्य से जो किरण आती है दर्पण पे, सूर्य से जो किरण आती है, यानी कि कोई भी वस्तु से, इसमें यहाँ पे टॉर्च भी हो सकता है, यहाँ पे ललटेन भी हो सकता है, तो कोई भी सौर स्रोत से जब हमारा प्रकाश दर्पण पे आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। याद रखिएगा, या इसको सीधा तौर पे हम लोग डिफिनीशन में बोल सकते हैं कि सूर्य से के प्रकाश से आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और उसके बाद दर्पण से टकराएगा और दर्पण से टकराने के बाद दूसरी दिशा में जो किरण लौट रही है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। यानी कि परावर्तन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश से जो आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण, जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। याद रखिएगा, आने वाले किरण को क्या बोलेंगे, तो आपतित किरण, जाने वाले किरण को क्या बोलेंगे, तो परावर्तित किरण। और उसके बाद बीच में क्या होता है, तो बीच में होता है अभिलंब। बीच में क्या होता है, तो बीच में क्या होता है, तो अभिलंब। याद रखिएगा, बीच में क्या होता है, अभिलंब। नीचे दर्पण, ऊपर जो किरण आ रही है उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो किरण जा रही है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और बीच में क्या होता है, तो बीच में अभिलंब होता है। याद रखिएगा। अब देखो कि दूसरा बात क्या रह गया, कि एक क्या होता है कि यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण, बीच में क्या होता है, यह दर्पण है, उसके बाद बीच में अभिलंब होता है। एक बात याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। याद रखिएगा कि आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच में कौन बनेगा, तो आपतन कोण। याद रखिएगा इसमें आपतित यानी कि इसमें आप आ रहा है, तो याद रखिएगा आप और अभिलंब के बीच में जो कौन बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे। उसके बाद इसमें पड़ा आ रहा है, इसमें पड़ा आ रहा है, इसमें अभिलंब आ रहा है, तो याद रखिएगा कि पड़ा और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनेगा, तो परावर्तन कोण। इसको शॉर्ट ट्रिक में याद कर सकते हैं हम लोग कि आप और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण बोलेंगे। पड़ा और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। याद रखिएगा पहला बात हम क्या बतलाएं कि जो प्रकाश आएगा उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो प्रकाश जाएगा उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, जो आएगा जो बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं अभिलंब। यह क्या है, दर्पण है, ये याद रखिएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं परावर्तन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन बिंदु। याद रखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन बिंदु। याद रखिएगा कि इसको हम लोग परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग आपतन बिंदु भी बोल सकते हैं। यह जो बिंदु है इसको हम लोग आपतन बिंदु भी बोलते हैं और इसको परावर्तन बिंदु भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए एक बात और याद रखिएगा कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, एक दूसरे से बराबर होता है। क्योंकि इसमें अगर सपोर्टेड आप लोग मानिए कि जैसे इसको हम लोग मान रहे हैं 60 डिग्री, कितना मान रहे हैं 60 डिग्री इस कोण का मान, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यह दोनों कोण एक दूसरे से क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा। और दूसरा बात क्या रखिएगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या होती है, एक ही समतल में होती है। याद रखिएगा। अब देखो कि अगला जो टॉपिक है हम लोग का, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये भी सवाल हमेशा आता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो यह क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। याद रखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोल रहा है, तो पहला नियम बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। अभी तुरंत बतलाया है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। और आपतन, दूसरा क्या नियम बोल रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तुरंत हम ऊपर बतलाए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इसमें क्या होता है कि अभिलंब तीनों क्या होती है, एक ही समतल में होती है। क्या होती है, एक ही समतल में होती है। तुरंत ही बतलाया कि एक ही समतल में होती है। अब चलिए इसको समझते हैं। इसमें क्या बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें से पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होती है, एक ही समतल में होती है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। और दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें से पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा यह प्रकाश के परावर्तन की नियम है, तो इसको याद रखिएगा। यह सवाल आ भी सकता है वीवीआई के रूप में। अब देखो इसमें जो तीन चार चीज आ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग तुरंत पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े हैं, तो पहला आपतित किरण, यानी कि यह जो प्रकाश आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। परावर्तित किरण, जो प्रकाश जा रही थी उसको बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण। आपतन बिंदु यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, यानी कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकराकर, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। सीधा तौर पर याद रखिए कि आने वाले दर्पण पे आने वाले किरण को आपतित किरण बोलेंगे, दर्पण से टकराकर जाने वाले किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। और आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। उसके बाद अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अभिलंब। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या होता है, अभिलंब। उसके बाद आपतन कोण हम बतलाए थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा एक बार अपने से। तो चलिए उसको आगे पढ़ते हैं हम लोग।
अगला का टॉपिक एक आ गया, चलिए इसको बतला ही देते हैं। क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। याद रखिएगा कि जो समतल दर्पण होगा ना, तो समतल दर्पण में जब लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण यानी कि लंबवत प्रकाश की किरण जब पड़ेगा, तो वह परावर्तन के बाद जैसे इधर से अगर प्रकाश आ रहा है तो इसी ही दिशा में फिर क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। इधर से आएगा, इसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। याद रखिएगा कि क्या बोल रहा है कि यह इंपॉर्टेंट चीज कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, उसी दिशा में लौट जाती है। चलिए आप जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वह टॉपिक है प्रकाश के। अब सॉरी प्रकाश, अब क्या है तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कलर एक बार सेट कर लेते हैं। कलर एक बार सेट कर लेते हैं क्योंकि ये कलर से बहुत देर पढ़ा लिया। अब देखो कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रतिबिंब के बारे में। तो चलिए आप देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। अब देखो कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा कि प्रतिबिंब को अगर समझा जाए तो सीधा तौर पे कि जैसे एक दर्पण है, क्या है, एक दर्पण है, इधर हम है, इधर हम है। अब हम देख रहे हैं तो मेरा अंदर क्या बनता है, तो मेरा अंदर प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, प्रतिबिंब। याद रखिएगा। इसको देहाती भाषा में हम लोग डिफिनेशन पहले क्या पढ़ेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब चलिए इसके प्रकार के बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। तो अब देखिए दो प्रकार कौन कौन होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। उसके बाद दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। याद रखिएगा कि प्रतिबिंब को कितने भाग में बांटा गया हुआ है, तो प्रतिबिंब को दो भाग में बांटा गया हुआ है। पहला भाग क्या कहलाता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा भाग क्या कहलाता है, तो दूसरा भाग आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे वास्तविक के बारे में भी, और क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आभासी या काल्पनिक के बारे में। याद रखिएगा इस बात को, और याद रखिएगा कि कभी कभी आभासी दे देगा, कभी कभी काल्पनिक दे देगा। तो याद रखिएगा कि आभासी काल्पनिक दोनों का अलग अलग नेम है, लेकिन यह एक ही चीज है। समझ रहे हो, इसका नाम चेंज हो गया है। समझ रहे हैं कि इसको आभासी भी बोलते हैं हम लोग, इसको काल्पनिक भी बोलते हैं। याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वास्तविक के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। तो पहला बात क्या बोला है कि वास्तविक प्रतिबिंब, किसके बारे में पढ़ेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। अब इसके बारे में क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा।
अब इसमें से एक और बात याद करने वाला क्या है कि पहले तो हम लोग डिफिनेशन याद रखे हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु में वास्तव में मिलती है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद इसमें से दो जो वीबीआई लाइन है उसको याद करना है, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछते रहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पहला बात कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो किया जाता है। और दूसरा बात क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा होता है। दो बात को याद रखिएगा, यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, प्रतिबिंब के बारे में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जहां पे है वहीं पे बोलिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा बात क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है। यह दो बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बोल रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेगा तो याद रखिएगा, कॉपी में जरूर लिखिए। हम कह रहे हैं ना कि जो भी हम लिखवा रहे हैं उसको लिखिए। आप लोग भले आप लोग कहीं पे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार उसको लिखिए, क्योंकि उसको जब भी आप लिखिएगा, एक बार दो बार जब लिखिएगा तो यह पूरा आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो याद रखिएगा कि उसको लिखिए। जितना यह आप लोग जो अभी जो जितना भी मेहनत कीजिएगा, अगर आपका जो मिशन है 450 प्लस, जब आप उस मिशन में सफल हो जाइएगा तो उस वक्त आप लोग को यह मेहनत याद आएगा। तो बोल रहे हैं कि जितना मेहनत करने के लिए बोल रहे हैं, हो सके तो उतना मेहनत करो, पूरा जी जान लगा दो, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा ना तब आप लोग को मालूम चलेगा कि इस मेहनत में हम लोग कितना किए थे। अगर सपोज डेट की रिजल्ट है अच्छा नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तब भी हम लोग को वह खुशी होगी क्योंकि हम लोग मेहनत किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, मेहनत किए हुए हैं। तो वह मेहनत याद आएगा, और मेहनत जब याद आएगा, वो सब छोड़िए। उसके बाद रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, अच्छा कैसे नहीं आएगा, कैसे बोल दिए हम कि अच्छा नहीं आएगा रिजल्ट, अच्छा कैसे नहीं आएगा, अच्छा आएगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जब जो बच्चा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट 100% गारंटी के साथ बोलते हैं उसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो अच्छा आएगा। याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ रहे थे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में क्या बोल रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, तो उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें भी दो लाइन है, यह दो लाइन को याद रखिएगा क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा। पहला क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा होता है। याद रखिएगा। तुरंत ना बतलाया है कि वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बतलाया कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। और इसमें क्या बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो आगे दर्पण है। क्या है, दर्पण। तो दर्पण किसे बोलते हैं, अब देखिए कि किसी कांच के एक तरफ चांदी का लेप और दूसरी तरफ चमकदार दिखता है हो, उसे हम दर्पण कहते हैं। किसी कांच के एक तरफ चांदी का लेप और दूसरी तरफ चमकदार दिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। यानी कि हम लोग जो ऐनक यूज करते हैं उसके पीछे क्या होता है, एक लेप लगा होता है, और उसके बाद आगे क्या होता है, तो आगे एक चमकदार दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्पण। याद रखिएगा कि किसी कांच के एक तरफ चांदी का लेप और दूसरी तरफ चमकदार दिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। अब अगला जो बात आ रहा है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। याद रखिएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलते तो दो प्रकार के हैं, लेकिन उसको बोलेंगे कौन कौन था, एक बोलेंगे उत्तल दर्पण और एक बोलेंगे अवतल दर्पण।
क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण है, ये क्या होता है, अवतल दर्पण, जो क्या होता है, सीधा साधा गलत होता है। याद रखिएगा कि अगर कोई पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम मानते हैं कि दो प्रकार के होता है, लेकिन बहुत बच्चा बतलाते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जो क्या होता है, गलत होता है। याद रखिएगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला क्या होता है, समतल दर्पण, क्या होता है, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। पहला क्या होता है, समतल दर्पण, उसके बाद दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। याद रखिएगा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला समतल दर्पण, पहला क्या होता है, तो पहला समतल दर्पण, उसके बाद दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो पहले आप लोग पढ़ेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। चलिए तो समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में। पहले बतलाएं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन से दर्पण के बारे में, तो समतल दर्पण के बारे में। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तुरंत बतलाए थे कि समतल दर्पण में लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद क्या होती है, उसी पथ में लौट जाती है। यानी कि कोई समतल दर्पण है, उसमें अगर लंबवत हम कोई किरण डाल रहे हैं, लंबवत कोई किरण पड़ेगा, तो वह किरण क्या हो जाएगा, वह किरण वापस उसी दिशा में परावर्तन के बाद लौट जाएगा। जिस दिशा से हम आ रहे हैं उसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। याद रखिएगा। और उसके बाद दूसरा क्या बोला है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, सेम होती है। यानी कि समतल दर्पण में से बाहर अगर कोई व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति क्या यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे है, ए नाम का व्यक्ति कितना सेंटीमीटर पे है दर्पण से, तो 3 सेंटीमीटर में है, तो इसका जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितना दूरी पे बनेगा, तो वो भी 3 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा। तो इसलिए इसमें बोल रहा है क्या, कि इसमें बोल रहा है, अभी तुरंत बोला है कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। कोई वस्तु समतल दर्पण के जितने आगे होती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। अभी तुरंत बतला है कि समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अगर जितना आगे होगा 3 सेंटीमीटर में, उतना ही उसका पीछे बनेगा प्रतिबिंब। याद रखिएगा। तो कौन से दर्पण में, तो यह होता है समतल दर्पण में। आगे समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता की बात कर रहा है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होता है। चलिए उसके बारे में बतलाइए। तो चलिए पहले उसकी विशेषता के बारे में पढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसकी विशेषताएं क्या होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, निम्नलिखित है। इसमें से पहला क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। 2 नंबर क्या है, तो दर्पण का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह जो दर्पण के बगल में जो वस्तु है उसका आकार के क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि बराबर आकार का बनता है। उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। याद रखिएगा। समतल दर्पण में वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ समतल दर्पण है, तो समतल दर्पण में कोई ए व्यक्ति है, तो उसमें क्या होगा कि ए व्यक्ति को अगर देखेंगे तो यह सीधा बनता है, हम मानते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन उसमें भी सीधा बनेगा। लेकिन एक डिफरेंट क्या होगा, एक अंतर क्या आप लोग को देखने को मिलेगा कि अगर ए का हाथ अगर इसमें बायां हो रहा है, अगर बायां हाथ को उठाइएगा तो उसमें बतलाएगा कि दायां हाथ को उठा रहा है, इसमें लेफ्ट को उठाइएगा तो उसमें बतलाएगा राइट को। याद रखिएगा, यही इसमें अंतर है कि समतल दर्पण में बाकी सब सेम ही बनता है, लेकिन एक अंतर क्या हो जाता है कि इसमें हम अगर बाएं हाथ को उठाएंगे तो इसमें क्या बतलाएगा, दाएं हाथ को उठा रहे हैं। समझ रहे हैं, यह अंतर होता है। इसको, यह अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो यह अंतर को हम लोग बोलते हैं पार्श्विक परिवर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्विक परिवर्तन। याद रखिएगा। उसके बाद आगे अंतर क्या है, तो सभी अंतर के बारे में पढ़ते हैं। आगे अंतर क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। 4 नंबर में प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। और जब आभासी बनेगा तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तुरंत बतलाए हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, यानी कि इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा कि प्रतिबिंब अगर आभासी होता है तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि 5 में क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे है। तुरंत बतला है कि समतल दर्पण में जितना हम दर्पण के इधर जितना दूरी पे व्यक्ति होगा उतना ही दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उतना ही दूरी पे बनाएगा। यह क्या है, तो यह सभी जो है दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषता है। एक बार इसको एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट।
अगर लिख रहे हैं तो और भी अच्छा है, नहीं लिख पा रहे हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। मार लिए स्क्रीनशॉट। अब देखो अगला जो टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या है, पार्श्व परिवर्तन। अगला टॉपिक क्या है, पार्श्व परिवर्तन। तुरंत हम मतलब है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होता है कि वह सेम ही बनता है। पार्श्व परिवर्तन ऐसे होगा, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन हम तुरंत बतलाए थे कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह समान दूरी पे बनेगा, यानी कि यह अगर दर्पण है तो दर्पण के जितना दूरी दूरी पे यह व्यक्ति होगा उसका प्रतिबिंब ही उतना ही दूरी पे बनेगा। दूसरा क्या बतलाए थे कि एक इसमें डिफरेंट होता है, एक अंतर होता है कि अगर यहाँ पे बैरी इसका बायां हाथ उठाएंगे तो इसमें क्या देगा, दाया हाथ उठा रहे हैं, याद रखिएगा। इसमें अगर दाया हाथ उठाएंगे तो इसमें बताया कि बायां हाथ उठा रहे हैं, यही इसमें अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो यही जो अंतर होता है कि हम अगर बायां हाथ उठा रहे हैं तो इसमें बता रहा है दाया हाथ, दाया हाथ उठा रहे हैं तो इसमें बता रहा है बायां हाथ। तो यह जो परिवर्तन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। जैसे इसमें से पिक्चर के तौर पर आप लोग को समझाया जा रहा है कि यह एक कार्ड है, यह कार्ड क्या है कि आर नाम से है, यह कार्ड है। इसको जब हम लोग दर्पण में देख रहे हैं तो ऐसे तो यहाँ पे ऐसे है, लेकिन यह चेंज हो गया, ऐसे चेंज हो गया। बाकी साइज भी सेम है, पूरा दूरी भी सेम है, जितना दूरी पे इधर है उतना दूरी पे दर्पण में भी बन रहा है। साइज भी सेम है, उसके बाद दूरी भी सेम है, लेकिन इसमें से एक परिवर्तन क्या हो गया, तो इधर आर ऐसे है लेकिन इसमें ऐसे हो गया। समझ रहे, बाकी सब क्या है, बाकी सब सेम है। तो यही जो परिवर्तन हो रहा है इसी परिवर्तन को क्या बोलेंगे हम लोग, तो इसी परिवर्तन को बोलते हैं हम लोग पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन, याद रखिएगा। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके, अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। याद रखिए गोलीय दर्पण। अब क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होता है। क्या बोल रहा है गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण उसे बोलेंगे जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक क्या होती है, तो एक भाग होती है। याद रखिएगा, अगर कोई पूछेगा डिफिनीशन गोलीय दर्पण का तो हम लोग डिफिनीशन क्या देंगे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होती है। याद रखिएगा। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है कि गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अभी तुरंत मतलब है कि सभी बच्चे बोल देते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो ये बात तो सही है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी बच्चे बोलते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। लेकिन वैसा नहीं बोलना है, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, लेकिन पहला होता है समतल दर्पण, उसके बाद क्या होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, इसका क्या होता है उत्तल दर्पण है, दूसरा क्या होता है अवतल दर्पण। याद रखिएगा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और क्या होता है अवतल दर्पण। चलिए तो इसको एक एक डायग्राम के तौर पे इसको समझा रहा है कि गोलीय दर्पण के बारे में। अब देखो इसमें गोलीय दर्पण के बारे में बता रहा है कि एक तौर पे यह क्या है कि एक गोलीय दर्पण है। क्या है, एक गोलीय दर्पण है। यह गोलीय दर्पण के बारे में बता रहा है। अब देखो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि एक जैसे सपोज एक लाइन खींचे हुए हैं, क्या खींचे हुए हैं, एक लाइन खींचे हुए हैं। इसमें एक लाइन खींचा हुआ है और एक लाइन में क्या होता है कि एक प्रधान अक्ष होता है। क्या होता है, प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। यह जो लाइन जा रहा है बीचे बीचे वक्रता केंद्र से होते हुए, वक्रता केंद्र से होते हुए जो लाइन जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष, या इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। याद रखिएगा। अब देखो कि इसमें क्या होता है कि एक गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण यानी कि गोल दर्पण होगा, उसको गोलीय दर्पण बोलेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि एक उत्तल दर्पण आ रहा है, एक क्या आ रहा है अवतल दर्पण। याद रखिएगा इसका परावर्तक सतह क्या होता है, तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, धंसा होता है। देखिए इसमें आप लोग को सही सही दिख रहा होगा कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह क्या होता है, धंसा हुआ है। क्या है, धंसा हुआ है अंदर की तरफ। लेकिन यह अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है, अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वह क्या है, तो वह उभड़ा हुआ है। क्या है, तो यह उभड़ा हुआ है। याद रखिएगा। अब यह जो गोलीय दर्पण है
गोलीय दर्पण के सबसे पहले गोलीय दर्पण के बीच में क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के बीच में क्या होता है? वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। याद रखिए कि जैसे हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ते थे, तब वृत्त के बारे में बीच में क्या होता था? केंद्र होता था। क्या होता था? बीच में केंद्र होता था। उसके बाद क्या होता था? जो केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी को, उसको क्या बोलते थे? तो हम लोग त्रिज्या बोलते थे। क्या बोलते थे? त्रिज्या। इसको क्या बोलते थे? त्रिज्या बोलते थे। तो पूरा वही बात है कि बीच में जो है उसको हम लोग बोलेंगे, गोलीय दर्पण के जो बीच में होगा उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र बोलेंगे, और इसमें से जो केंद्र से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा कि हम लोग वृत्त में पढ़े थे कि इसको केंद्र बोलेंगे, तो यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। इसको यहाँ से लेके यहाँ को त्रिज्या बोलेंगे, तो यहाँ क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा कि सब सेम ही है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज हो गया कि इसके बीच को हम लोग बोलते थे, इसमें केंद्र बोलते थे, तो यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। और यहाँ से लेके यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते थे इसमें, तो यहाँ पे हो गया वक्रता त्रिज्या। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो यह यहाँ पे जो पॉइंट है इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, और ध्रुव को किसे डिनोट करते हैं? पी से। याद रखिएगा कि इसमें ध्रुव कितना होता है? तो इसमें ध्रुव दो होता है, एक ध्रुव इधर, एक ध्रुव इधर। याद रखिएगा, एक ध्रुव इधर, एक ध्रुव इधर। तो इसको सीधा तौर पर इसको समझते हैं आगे हम लोग। आगे क्या बोला है कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद 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 गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो इसमें पद में पहला क्या आ रहा है? तो पहला ध्रुव आ रहा है। क्या आ रहा है? पहला ध्रुव। याद रखिएगा ध्रुव के बारे में क्या बोला है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसमें देखो कि ध्रुव कहाँ है, तो इसमें ध्रुव यहाँ पे होगा। देखो ध्रुव यहाँ पे है, यानी कि गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, तो गोलीय दर्पण या गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। याद रखिएगा यही क्या है? ध्रुव है। यह क्या है? ध्रुव है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है? आगे बोला है वक्रता केंद्र। क्या बोला है? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। अभी देखिए तुरंत बतलाए थे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। याद रखिएगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? तो वक्रता केंद्र बोलेंगे। यही ना बोल रहा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। उसके बाद अगला टॉपिक क्या है? तो अगला है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तुरंत बतलाया है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। याद रखिएगा गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। उसके बाद क्या है? प्रधान अक्ष। उसके बाद है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसके बाद क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो इसको क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य कहते हैं। क्या बोला है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यानी कि क्या बोला है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यह गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाले। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे गोलीय दर्पण ही है और गोलीय दर्पण के ध्रुव यहाँ है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष, या इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो आज का क्लास हम लोग का आज कंप्लीट हुआ। क्या हो गया? कंप्लीट हुआ, यानी कि एंड हो गया आज का क्लास। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, और जो भी बच गए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे? तो उनको हम लोग करेंगे अगले क्लास में, अगले क्लास में करेंगे। तो सभी बच्चे आज जो हम लोग क्लास किए हैं उसके बारे में बतलाएंगे अभी, कि आज जो हम लोग क्लास किए हैं, साइंस का क्लास किए हैं, आप लोग को क्लास कैसा लगा है? आज जो क्लास किए हैं आप लोग को क्लास कैसा लगा है? तो अच्छा लगा है या समझ आया है, या जैसा भी लगा हो हमको कमेंट में ज़रूर बताएँगे, ताकि हमको समझ आएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं साइंस वह बच्चे को कैसे लग रहा है। अगर थोड़ा बहुत अगर हमसे गलती हो पा रही है तो उसको हम सुधारेंगे, उसके बाद आगे आगे उसको कोशिश करेंगे कि उसको और बेहतर किया जाए। तो ज़रूर सभी बच्चे अपना ओपिनियन बतलाएँगे कि हाँ, आप लोग का जो आज का क्लास हुआ है विज्ञान का, वो आप लोग का क्लास कैसा लगा है? समझ में आया? तो इसको एक बार ज़रूर कमेंट में आप लोग बतलाइए कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है। और एक और बात
कि यह जो क्लास हुआ है, आज का जो क्लास हुआ है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए इसका? आपको इसका पीडीएफ चाहिए। तो आपको पीडीएफ चाहिए तो हम शुरू शुरू में भी बतलाए थे कि अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए। कहाँ जाइए? टेलीग्राम चैनल। जो चैनल का नाम है, मेरा चैनल है, उस चैनल का नाम क्या है? मिशन 450 प्लस बैच। मिशन 450 प्लस बैच। इसी बैच में हम आज का जो पीडीएफ है उसको भेजेंगे। तो उसी बैच में जाके यह पीडीएफ को क्या कर लीजिए आप लोग? डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। अगर जो बच्चा नोट्स नहीं बना है वो बच्चे डाउनलोड करके और नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आया? तो चलिए, आप सभी को बाय बाय। फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अगले क्लास के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए, अगले क्लास में मिलते हैं।